रात के 9 बजे थे। भोजन करके कुछ पढ़ रहा था कि मकान के फाटक पर शोरगुल सा सुनाई दिया। थोड़ी देर तो ध्यान नहीं दिया, परंतु आवाज़ जब रोने चिल्लाने में बदल गई तो नीचे जाना पड़ा। देखा 20-30 व्यक्ति एक 12-13 वर्ष के दुबले से लड़के को घेरे हुए हैं। उसके नौकर मुंह से खून निकल रहा है। लोग बीच बीच में उसके एक दो धौल भी जमा रहे हैं। पूछने पर पता चला कि पास के सिनेमा घर के बाहर मुड़ी चनों के खोमचे से दुकानदार की आंख बचाकर मुंडी लेकर भागता हुआ ये लड़का पकड़ा गया। फिर तो मोहल्ले के बदमाश लड़कों को अपनी जोर आजमाइश करने का मौका मिल गया और मारते मारते उसकी ये हालत कर दी। उस मासूम बच्चे के चेहरे पर करुणा की मार्मिक याचना देखी तो खोमचे वाले को 2 रुपए देकर विदा किया और अन्य सभी लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया। दरबान से लड़के को भीतर लाने को कहा। लड़का उस समय भी भय से काँप रहा था और अंदर आने में झिझक रहा था। शायद डरता था कि और मार ना लगे या कोई विपत्ति ना आ पड़े। इस प्रकार से धकेलते हुए ही उसे अंदर लाया गया। मैंने प्यार से सिर पर हाथ रखकर पूछा कि उसने ऐसा बुरा काम क्यों किया, तो सुबक सुबक कर रोने लगा। थोड़ी देर तो कुछ बोल ही नहीं पाया। ऐसा लगता था कि मार और भूख से बहुत ही व्याकुल हो गया है। उसे बेहोशी सी आ रही थी। खाने के साथ एक गिलास गर्म दूध दिया, तब कहीं थोड़ा संभल पाया। मैंने उसे दूसरे दिन सुबह तक वहीं रहने को कहा तो रोकर कहने लगा, मेरी बीमार माँ घर पर अकेली है और कल से भूखी है। वह मेरी राह देख रही होगी। मुझे इतनी रात तक ना पाकर बहुत चिंतित होगी, इसलिए अभी घर जाने दीजिए। कुछ खाने पीने का सामान देकर दूसरे दिन से फिर आने को कहकर भेज दिया। 2-3 दिन बीत गए। लड़के की भोली सूरत भूल नहीं सका। दरबान को उसे बुलाने भेजा। देखा कि बालक के सिर एवं हाथ पर पट्टी बंधी है और उनके साथ एक युवा किंतु कृशकाय और बीमार सी स्त्री भी है। साड़ी में जगह जगह पैबंद लगे हुए थे। चेहरे पर तने और बीमारी की स्पष्ट छाया थी। फिर भी उसके नाक नक्श की सुगराई से लगता था कि शायद किसी समय बहुत ही रूपवती रही होगी। कहने लगी, कुछ दिन मार से बच्चे को बुखार आ गया और कहीं कहीं सूजन भी। स्त्री के बोलने के लहजे समझ पाया कि वो पूर्वी बंगाल की है। जो आत्मकथा उसने सुनाई वह इतने दिनों बाद भी भूल नहीं सका हूँ। कभी कभी जब दुबले पतले बच्चों को भीख मांगते देखता हूँ तो उस मासूम बच्चे की तस्वीर आंखों के सामने आ ही जाती है। खुन्ना के पास के किसी देहात में उनकी अच्छी खासी खेती की जमीन थी। एक छोटा पोखर भी था। सब प्रकार से सुखी गृहस्थी थी। देश के विभाजन के बाद भी वो लोग वहीं रह गए। यद्यपि नाना प्रकार के कष्ट और अपमान झेलने पड़ते थे, परंतु एक तो कहीं अन्यत्र आसरा नहीं था। दूसरे पूर्वजों घर और जमीन आदि के प्रति मोह ममता भी थी, जो उन्हें गाँव छोड़कर चले जाने से रोके हुए थी। सन 1958 में एक दिन अचानक ही गांव के हिंदुओं पर हमला बोल दिया गया। जो मुसलमान हो गए उनके जानमाल बच गए, जिन्होंने सामना किया वे कत्ल कर दिए गए। उसका पति वैष्णव कंठधारी कायस्थ था, किसी समय गांव का मुखिया भी था और दोनों समय घर के ठाकुर जी की पूजा अर्चना करता था। वह किसी प्रकार भी धर्म त्याग करने को तैयार नहीं हुए। उसे खुदा के बंदों ने काटकर पास के पोखर में डाल दिया। पड़ोसियों के बीच बचाव से किसी प्रकार बेचारी विधवा अपने 8 वर्ष के बच्चे को साथ लेकर सीमा पार करके भारत के बन गांव में आकर रहने लगी। जो कुछ थोड़ा बहुत सामान साथ में था वह सब रास्ते में लोगों ने लूट लिया। उसने देखा कि वहां पर पहले से ही पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी बड़ी संख्या में हैं और सरकारी कैंपों में किसी प्रकार पेट पाल रहे हैं और परमात्मा की दया से इनमें से बहुत से अनेक प्रकार की बीमारियों से जल्दी जल्दी मरकर रोज रोज की यातनाओं से शीघ्र मुक्ति भी पा रहे हैं। 26-27 वर्ष की आयु, सुगठित अंग प्रत्यंग, चेहरे पर लावण्य की स्पष्ट आभा। विपत्ति में भी सुंदरता अभिशाप बन जाती है। कैंप के लिए नाम दर्ज कराने वाला इंस्पेक्टर रात में उसकी सरकी में आकर लेट गया। शरणार्थियों के पुनर्वास और उसकी देखभाल के लिए रखे गए लोग इतने बेशर्म और निधड़क हो गए थे कि ना तो उन्हें किसी की निंदा का डर था, ना ही मान मनुहार की आवश्यकता। किसी भी शरणार्थी लड़की या स्त्री के साथ मनचाहा व्यवहार करना वे अपना अधिकार समझते थे। शरणार्थी स्त्रियां बेचारी विपत्ति की मारी भूखे पेट और थके तन को लेकर आखिर विरोध कहाँ तक कर पाती। कैंप में स्थान और सरकारी सहायता न मिलने पर संतान सहित तिल तिल कर मरना पड़ता। इसलिए जीवित रहने के लिए ऐसे अपमान को भी आवश्यक मान लिया गया था। माँ उस धात की नहीं बनी थी। वह अपना शरीर नहीं दे सकी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। खैर उस समय तो वह इंस्पेक्टर चुपचाप खिसक गया, परंतु दूसरे दिन तो फिर दरख्वास्त लेकर उसी के पास जाना होता। सूरमा को यह स्वीकार न था, अतः रजिस्ट्री ऑफिस में न जाकर उसने अपने बच्चे को साथ लिया और रास्ते में अनेक कष्ट झेलते हुए कलकत्ता आ गई। यहाँ उसे एक घर में दाई का काम मिल गया, रहने को एक छोटी सी कोठरी भी। रूपवती विधवा युवती मोहल्ले की युवकों के लिए अपने आप में एक आकर्षण हो गई। वे बिना किसी काम के उसके घर के आसपास मंडराते रहते, कभी सीटी बजाते, कभी गंदी आवाज़ें कसते। लिहाजा उसे यह आसरा भी छोड़ देना पड़ा। सोचा तो ये था कि भारत भूमि में सहधर्मी बंधुओं के बीच जीवन के बाकी दिन किसी प्रकार चैन से बिता पाएगी, अपने बच्चे की जैसे तैसे परवरिश करेगी। किंतु उसे क्या पता था कि पाकिस्तान की तरह यहाँ भी मनुष्य के रूप में भूखे भेड़ियों की कमी नहीं है। कई बार मन में आया कि तेजाब छिड़कर मुंह को बदरंग कर ले, परंतु कुछ तो पीड़ा के भय से और कुछ बच्चे का ख्याल करके वो यह सब नहीं कर पाई। कई जगह भटकते हुए उसे ढकुरिया लेक के पास एक शरणार्थी परिवार के यहाँ रहने को सहारा मिल गया, परंतु केवल आवास की व्यवस्था से पेट की भूख नहीं मिटती। भीख मांगने में पहले पहले तो झिझक हुई, फिर आदत पड़ गई और किसी तरह 2 जून का खाना मिलने लगा।
लड़का देखने में सुंदर और बातचीत में चतुर था। सुबह शाम जो सैलानी लेक पर आते उनकी मोटरों की सफाई और संभाल करता रहता। वे 2-4 आने बख्शीश के तौर पर उसे दे देते या कभी धमकाकर ऐसे ही भगा देते। एक दिन माँ को बुखार आ गया, सीलन भरी जमीन पर बिना चारपाई के सोने से और भूख जनित कमजोरी से। ये साधारण और स्वाभाविक बात थी। डॉक्टर को दिखाने का तो प्रश्न नहीं था। पड़ोस की एक वृद्धा ने उसे 2 गोली कुनैन की लाकर दी और लाई खाने को कहा। बच्चा लाने के लिए घर से निकला। दिन भर खड़े रहने पर भी उसे उस दिन जब कुछ भी प्राप्त न हुआ तो माँ की भूख का ख्याल करके सड़क पर खोमचे से उसने कुछ लाई चुरा ली, परंतु भागते हुए पकड़ लिया गया। यही कहानी थी जो उसकी माँ की जुबानी मैंने उस दिन सुनी। लड़के की पढ़ाई नहीं के समान थी, इसलिए उसे अपने ऑफिस में चपरासी के रूप में रख लिया। यह कई वर्ष की बात है। सुरैन अब बड़ा हो गया है, कुछ अंग्रेजी और कुछ हिंदी भी पढ़ ली है। मेरे यहाँ जितने कर्मचारी हैं उनमें वह सबसे मेहनती और ईमानदार है। गरीब बंगालियों में लड़कियों की कमी नहीं है। संभव है थोड़े वर्षों में उसका विवाह भी हो जाएगा, तब उसकी दुखिया माँ को भी बहुत वर्षों बाद गृहस्थी का थोड़ा सा सुख देखने को मिलेगा। आज भी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या उस दिन सचमुच सुरैन ने चोरी की थी। बाद में तो कभी भी कोई शिकायत नहीं मिली। मनुष्य स्वभाव से चोर होता है या परिस्थितियाँ उसे मजबूर कर देती हैं।